इंडियन पॉलिटी के 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो MCQ टाइप के होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉप 50 MCQ जो आपको विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कौन सा पहला प्रश्न? प्रश्न नंबर संख्या 1 है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने ही पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, हिंदू कोड बिल, पैक्सु विनियोग बिल, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक और दहेज प्रतिषेध निषेध विधेयक। इसमें जो हमारे भारत के राष्ट्रपति जो थे उस समय क्या नाम, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम जो पारित किया था उसके विरोध में उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। तो इसका विकल्प हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि कब वो मुख्यमंत्री राज्य का कब पात्र नहीं होगा? वह स्वयं प्रत्याशी होता है, बिल्कुल डाल सकता है अगर प्रत्याशी है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, फिर भी डाल सकता है। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। विकल्प नंबर 3, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो हमारे कौन कौन डालता है? एक तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। जो राज्यसभा है उसके निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अब तो जो लोकसभा से जो 2 सदस्य हमारे मनोनीत होते थे वो प्रक्रिया खत्म हो गई है। तो लोकसभा के सदस्य सारे और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो भी इसमें प्रतिभाग करते हैं। विधान परिषद के सदस्य इसमें प्रतिभाग नहीं करते और इसीलिए तीसरा वाला विकल्प गलत हो जाएगा। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन यानी विधान परिषद का अगर सदस्य है तो वो मत डालने का अधिकार उसे नहीं है। तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन युग्म उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व उच्चायुक्त अथवा राजदूत के पद पर कार्यरत था? इसमें हमारा है डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायणन। डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायणन जी राजदूत के पद पर कार्यरत थे। विकल्प नंबर 3। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 4। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही हमारे जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए संविधान में, और इन्होंने किस पर विचार किया था? अगर इन चारों विकल्पों पे हम विचार करें तो इन्होंने भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता को बताया गया था कि भाई जो संसदीय प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति मूलक जो प्रणाली है वो ज़्यादा उपयुक्त है। तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय प्रसंग और अमेरिकी प्रसंग में समान रूप से पाया जाता है? एकल नागरिकता हमारे यहाँ है, अमेरिका में डबल नागरिकता ये तो है नहीं। संविधान में 3 सूचियाँ ये भी नहीं है। न्यायपालिका की द्वैधता ये भी नहीं है। संविधान के निर्वचन के लिए प्रसंगीय उच्च न्यायालय, इसका उत्तर है विकल्प नंबर 4। यानी जो हमारा संविधान है उसको लागू करवाने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये नहीं है। निखात निधि नहीं है। प्रति व्यक्ति कर ये तो केंद्र में चला जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, पहला विकल्प सही है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन हमारा समवर्ती सूची में आता है। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, गलत। यह आवश्यक नहीं कि वह निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो। उसे निर्वाचन के समय जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष होता है यानी स्पीकर होता है वो चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, और पहली बैठक जो होती है लोकसभा गठन के बाद उसी में उसे चुना जाता है। तो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो मिलकर के चुनते हैं। तो इसमें हमारा विकल्प हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा सही है?
वह त्यागपत्र देना चाहें तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। यही वाला विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर 4। बाकी वह निर्वाचन के बाद 6 माह के अंदर सदन का सदस्य होना नहीं पड़ता, उसे पहले सदस्य होना होता है। यदि सामान्य अवधि में पूर्व सदन को विकृत कर दिया जाए तो उसका पद नहीं जाता, वो लोकसभा अध्यक्ष बना रहता है। जब उसका पद जब जाता है तो जब लोकसभा के बहुमत के साथ उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दें तो वो पद से हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आता है? इसमें केंद्र और राज्य के बीच के विवाद का निपटारा नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। राज्यों के परस्पर विवाद का भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। मूल अधिकारों के संरक्षण, मूल अधिकारों का जो संरक्षण है उसमें अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद जो हमारा 32 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। तो ये 3 वाला विकल्प सही हो जाए, तीसरा नंबर। उसके बाद हो जाएगा दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य ने 1979 में ही लागू कर दिया था? जो 52वां संविधान संशोधन था 1985 में, हमारे संविधान में 52वें संविधान संशोधन में 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल कानून से संबंधित थी। लेकिन 1979 में जो हमारा केरल राज्य था, पश्चिम बंगाल जो था, उसने पहले से ही इसको लागू कर रखा था। अगला हमारा है बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? बजट निर्माण में संसद की कोई अधिकार नहीं, संसद तो निर्माण ही करता है। संसद को भारत की संचित निधि पर भारत व्यय में वृद्धि करने का अधिकार है, वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। नहीं, अच्छा पूछ रहा है, गलत है। अच्छा ये गलत है, ठीक। दूसरा वाला बजट निर्माण में संसद को कोई अधिकार नहीं है, जिस मतलब गलत पूछ रहा है, तो इसका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला, संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है, संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी कर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें हमारा हो जाएगा दूसरा वाला, दूसरा वाला ये गलत है। भारत में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिए जो भारत में आपात उपबंध है वो जर्मनी से लिए गए, तो इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। गलत है ये। लोकसभा और राज्यसभा में एक अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, लेकिन राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से प्रत्याशी बन रहा है। बिल्कुल सही बात है। कौन सा कथन सही है? ठीक है, सामान्यतः तो यही होता, तो इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र, जो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारे अनुच्छेद 19 के तहत, उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 19 के तहत जो अभिव्यक्ति, जो 6 तरह की स्वतंत्रताएं दे रखी, 6 तरह की, उसमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का अधिकार सन्निहित है। तो इसमें विकल्प हो जाएगा ये विकल्प नंबर 2। संविधान अनुच्छेद के 19(1) का में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। उसके बाद हो जाए जिला समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, जो थे उसके अध्यक्ष थे। और जो संविधान का हमारा अनुच्छेद 40 है उसके अंतर्गत राज्य को पंचायती राज संस्थाओं के गठन का दायित्व दिया गया। उसी के तहत 1956 में बलवंत राय मेहता की समिति को, जो समिति थी, उसने पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में सुझाव दिया और पंचायती राज का गठन हुआ। उसके बाद हमारा है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? 52वां संविधान संशोधन 1985 जो था उसने लगाया था। पहला 52वां संविधान संशोधन 1985, अनुच्छेद जो हमारा है वो अनुसूची जो 10वीं जोड़ी गई इसमें वही है। उसमें संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार, नैसर्गिक वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। अब जो संपत्ति का अधिकार पहले जो था वो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या है, ये
पहले 7 मौलिक अधिकार थे हमारे संविधान में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। तो इसका हो जाएगा 4। पहले ये मौलिक अधिकार था, हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार रह गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता से। किससे? धार्मिक स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंध है इसका अनुच्छेद 25 का। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता का रक्षा। अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक आधार पर किसी पर कर लगाने का प्रेशर नहीं डाला जाता कि धार्मिक आधार पर आप ये कर दें। और अनुच्छेद 28 जो है वो ये कहता है कि सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की। बाकी सबकी करता है। उपराष्ट्रपति कौन चुनते हैं? वो चुना जाता है। उसके बाद है सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वकालत कर सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों में या किसी भी न्यायालय में नहीं। देखिए, जो सेवानिवृत्त होने के पश्चात जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसी भी सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते। किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते जो सरकार के अधीन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? किसी भी न्यायालय में नहीं। इससे न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया है। जो हमारा अनुच्छेद 124 है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो हैं वो रिटायर होने के बाद सरकार के अधीन किसी पद पर कार्य नहीं कर सकते, ना ही वो किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष से नियंत्रित होगा, सीधी सी बात है। तो इसका हो जाएगा चौथा विकल्प सही है। उसके बाद हो जाएगा निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत दिया था? ये था केशवानंद भारती का मामला बनाम केरल राज्य 1973। जो 1973 था वो था मामला केशवानंद भारती का। उसके बाद 22 प्रश्न संख्या 22 है हमारा। जो केशवानंद भारती का मामला था उसमें पहली बार और आखिरी बार जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी और उसने 7-6 से ये फैसला दिया था कि संसद को जो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है लेकिन वो संविधान की मौलिक संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 22 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं में स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, 26 या हमारा 29 या 30। 29 और 30 दोनों हैं उससे संबंधित, लेकिन इसमें हो जाएगा हमारा 30। अगला है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। केवल और केवल मौलिक अधिकारों का संरक्षण देता है हमारा जो अनुच्छेद 32 है वो। अगला हमारा भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती? संविधान संशोधन विधेयक में तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान है ही नहीं, और संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो जो प्रश्न संख्या जो 24 है इसमें केवल राष्ट्रपति का निर्वाचन भी नहीं हो सकता है, केवल साधारण विधेयक में हम संयुक्त बैठक कर सकते हैं। 25 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान हैं? क्या? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। 70 जो था वो तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, वो खत्म हो गया। तो अनुच्छेद 369 जो है उसमें हमारे
राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में जानकारी दी गई है, जिसमें क्या है क्या नाम जो हमारी बहुत सारी जो संवर्ती सूची संबंधित इसमें जो हमारा अनुच्छेद 369 भारतीय संविधान क्या प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रश्न संख्या 25 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका हो जाएगा 369, राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में है ये अनुच्छेद 369। बाकी 371 में गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सब के बारे में प्रावधान दे रखे हैं अनुच्छेद 371 में। तो इसका विकल्प हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 369। उसके बाद है हमारा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है। संघ सूची में बैंकिंग नहीं है, बीमा नहीं है, जनगणना, बैंकिंग संघ सूची में उल्लिखित नहीं है। संघ सूची में जो उल्लिखित नहीं है इसमें गैस जो है वो संघ सूची में उल्लिखित नहीं है। अगला हमारा हो जाएगा विकल्प भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी, इसका तीसरा विकल्प हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो वंशानुगत शासक नहीं है, जनता के पास अधिकार नहीं, जनता कोई निर्णय नहीं लेती है। उसके बाद है भारतीय संविधान के वृद्ध होने के कारण इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय के प्रावधान है, एक बड़े देश के शासन से संबंधित, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। अगर इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प है तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर हो जाएगा 4 सही। उसके बाद किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, बिल्कुल सही बात है। यह संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि पूर्वी पदमुक्त, यही गलत है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी, जो उसकी परमादेश करने की जो शक्ति है संविधान की, उसमें ये चारों आते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये चारों नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट में केवल जो हमारा जो हाई कोर्ट है इसमें अनुच्छेद जो 226 है इसके तहत ये तीनों आते हैं, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है उसमें ये तीनों नहीं आते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। शिक्षा, विद्युत, इसमें राज्य सूची में जो उल्लेख है वो विद्युत है, विद्युत हमारी राज्य सूची में आती है, बाकी ये राज्य सूची में नहीं आते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जो जीवन एवं प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार है उसी के अंतर्गत ये समाहित है। इसको विस्तृत रूप से सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है इसकी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, यही सही है, पहला वाला सही है। नई अखिल भारतीय सेवाएं राज्यसभा कर सकती है। उसके बाद है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार और अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार या विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो संशोधन किया गया वो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है वही संशोधित किया गया था। अगला हमारा है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया गया संविधान की मौलिक कर्तव्य और संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार में नहीं है ये, तो ये चौथा सही हो जाएगा इसका, इन दोनों में है। उसके बाद है हमारा है अगला 34 नंबर। छत्तीस प्रश्न संख्या 36 हमारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं। अगर हमारे देश में बात की जाए कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, वैसे तो
हिंदी सबसे ज़्यादा ही है, लेकिन इस विकल्प में हिंदी नहीं दे रखी है, तो इसमें हमारा विकल्प बंगाली सही हो जाएगा। हिंदी के बाद बंगाली का नंबर आता है। उसके बाद भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो था वो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। 3 दिसंबर 1946 को नेहरू उद्देश्य जो प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया 3 दिसंबर 1946 को, उसी से जो हमारी संविधान सभा थी उससे उसकी कार्रवाई का आरंभ हुआ और 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित हो गया। तो इसका विकल्प हो जाएगा दूसरा, 22 जनवरी 1947। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, उपरोक्त दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है और भारत संघीय राज्य नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसमें हमारा हो जाएगा भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, भारत संघों का राज्य है। तो इसमें दूसरा वाला विकल्प सही है, दूसरा वाला। भारत एक संघीय राज्य नहीं है बल्कि संघों का राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना ही ये फेडरल नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट है। उसके बाद है निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। कौन से दो राज्य हैं जिनमें राज्यों में अनुसूचित जनजाति लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? केरल में नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है, मतलब इनमें सभी में किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 40। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? नीति निर्देशक तत्व में कौन सा जो था, इसमें शोषण से बच्चों के वयस्कों की सुरक्षा ये जोड़ा गया है, या समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, या समान आचार संहिता, या उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी? इनमें से कोई 3 जोड़े गए, लेकिन चौथा कोई जो विकल्प है वो नहीं जोड़ा गया। जो हमारा अनुच्छेद 44 है उसमें समान नागरिक संहिता का विषय दे रखा है, लेकिन इसमें कह रहा है संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन में नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। तो इसमें हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया। यही नहीं जोड़ा गया, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जो है वो पहले से ही हमारे संविधान में था। इसमें जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो समान नागरिक संहिता नहीं जोड़ा गया, क्योंकि ये पहले से ही हमारे संविधान में था। 44वें अनुच्छेद में, जो अनुच्छेद 44 है उसमें समान नागरिक संहिता के बारे में दिया गया है। उसके बाद राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के आधार पर राष्ट्रपति कुछ सदस्यों का जो गठन करता है, वो व्यवस्था जो है वो किस संविधान से है? वो आयरलैंड है हमारा, वो उससे लिया गया। आयरिश गणतंत्र से वो प्रभावित है, उसी से ली गई है व्यवस्था। उसके बाद है समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया। मौलिक अधिकार में होता अगर तो है ही नहीं मौलिक अधिकार में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में, आर्थिक अधिकार में, जो नीति निर्देशक तत्वों में दे रखा है समान कार्य पर समान वेतन। उसके बाद हमारा भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुए व्यक्ति को भरने की समय सीमा है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उसका पद खाली हो जाता है तो उसको रिक्त करने की समय सीमा जो वो है वो 6 माह में उस पद को भरना अनिवार्य है। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन जो हुआ था वो 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, जो राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 344 के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए इसका गठन किया था।
तो इसका विकल्प हो जाएगा 2 सही। उसके बाद है प्रश्न संख्या 45, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, तो इसका हो जाएगा आयरलैंड। उसके बाद है 45 के बाद प्रश्न संख्या 46, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये जो हमारा कथन उठा के दे दिया गया संविधान से, ये अनुच्छेद 48A या 48K में दे रखा है। पर्यावरण संरक्षण से ये संबंधित है। ये भी पूछ लिया था कि अनुच्छेद 48 से किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, एन संजीवन रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, इनमें से कौन से थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे? तो इसमें जो एन संजीवन रेड्डी जो थे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे, 1977 में ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? एन संजीवन रेड्डी। लेकिन 1969 में ये चुनाव हार भी चुके थे उससे पहले, और 1969 में ये चुनाव हार गए थे। किससे हार गए थे? बीबी गिरी से चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर 1977 में ये निर्विरोध बने। कौन? एन संजीवन रेड्डी। उसके बाद भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनरीक्षण जो है हमारी, वो अमेरिका से ली गई है। अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था दी गई और हमारे यहाँ भारत में न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद 13 में इसकी व्यवस्था दी गई है। तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद हो जाता है हमारा 49, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया। संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया? अच्छा, इनमें से ये पूछ रहा है अनुच्छेदों में से किसको, यहाँ पे किसको होगा ये? कारण में से किनको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया? जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत इनमें से कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 32 तो आता ही आता है, 226, 227, 245 सभी आते हैं। उपरोक्त सभी 226 जो हाई कोर्ट की शक्ति होती है संविधान की सुरक्षा, जो मौलिक अधिकारों की संरक्षित करने की, 32 जो सुप्रीम कोर्ट वाली होती है, ये तीनों विकल्प सही हैं, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद संविधान की चौथी अनुसूची संबंधित है। संविधान की जो चौथी सूची संबंधित है वो राज्यसभा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यसभा से संबंधित है। और छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा दे रखी हैं और 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है। चौथी सूची जो भूमि सुधार है वो भूमि सुधार जो वाली सूची है जो 9वीं अनुसूची है। भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में दे रखी है। राज्यसभा जो है वो चौथी सूची से, और जनजातीय क्षेत्र जो 5वीं, ये हमारा जनजातीय हो जाता है जो 5वीं अनुसूची में, राज्यसभा चौथी अनुसूची में, राजभाषा जो भाषाएं दे रखी हैं वो 8वीं अनुसूची में, और भूमि सुधार वो 9वीं अनुसूची में जो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो इसका विकल्प हमारा हो जाएगा कौन सा? राज्यसभा। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे 50 प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।